हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेस बांका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब जुड़ जाइए और आप सबका सफल बैच चल रहा है बिहार पुलिस का। और क्लास नंबर जो है बिहार पुलिस का क्या है? तीसरा नंबर है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आनंद भी आ रहा होगा सभी को, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए और लाइक कर दीजिए। उसके बाद क्लास आपका क्या हो जाएगा? आरंभ हो जाएगा। आवाज़ साफ-साफ जा रहा होगा तो ओके लिख दीजिएगा और साफ-साफ आप देख पा रहे होंगे तो ओके ज़रूर लिख दीजिएगा। उनके बाद मेरे प्यारे साथियों, आपका क्लास हम प्रारंभ करेंगे। जुड़ने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं, एक बार ज़रूर उसका हम नाम ले लेते हैं। हेलो, ठीक, ठीक। एकदम मेरे प्यारे साथियों, आप सब जुड़ जाइए और सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। अखिलेश जी, सुनील भैया जी, नीतीश जी, गुंजा कुमारी जी, गुंजा भारती जी, कल्याणी जी, अमित चौधरी जी, नमस्कार प्रणाम, प्रिया रानी जी, डिप्टी प्रिया रानी जी, प्रीति कुमारी जी, समा जफर जी, रेशमी यादव जी, प्रज्ञा सिंह जी, राजपूत साहिल जी, सौली जी, जय कुमार जी, दीपक सिंह जी, चांदनी भारती जी, नीतू जी, पूजा जी, सुबोध जी, मुस्कान आर्या जी, रमेश पंडित जी, पूजा कुमारी जी, ओके है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काजल जी, आकाश ठाकुर जी, सभी का नमस्कार है, सभी को प्रणाम है मेरा, तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज शुरुआत करेंगे हम सेट नंबर दूसरा है, लेकिन क्लास नंबर क्या है? तीसरा है। और आपके सामने एक प्रश्न है। पहला प्रश्न शुरुआत होता है इसी से, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैसूर रियासत जो था उसी कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा, पहला तथा दूसरा दोनों, न तो पहला न तो दूसरा। इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों फटाफट आप सब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो पहला तो कथन इसका क्या है? सही है। आप सब जान रहे हैं, पहला तो कथन एकदम निश्चित है कि सही है। पहला कथन क्या है? एकदम निश्चित है कि सही है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। दूसरा है, टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों का सहायता लिया था। बताइए, डचों का सहायता लिया था ये? नहीं मेरे प्यारे साथियों, इसने जिसकी सहायता ली थी वो क्या था? फ्रांसीसी था। क्या था? फ्रांसीसी था। यानी फ्रांसीसी की सहायता से उसने आधुनिकीकरण किया था अपनी सेना को। किसने? टीपू सुल्तान ने। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा डचों के साथ सहायता, तो डच रहता तो गलत हो जाता है और अगर फ्रांसीसी आता है तो सही हो जाता है। कहने का अर्थ साफ साफ है कि टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को आधुनिकीकरण करने के लिए फ्रांसीसी सहायता ली थी, न कि डचों की सहायता ली थी। इसका मतलब पहला ही सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला हो जाएगा। तो आप पहले पर लगा दीजिए, है ना मेरे प्यारे साथियों। और आप सभी को पता है कि जो है टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल है कब से कब तक, तो कहेंगे सर 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। 1792 से 1799 ईस्वी तक इसका क्या रहा? शासन काल रहा, शासन काल रहा। ठीक है। चलिए, और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और किस युद्ध में मृत्यु हो जाती है? तो आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, टीपू सुल्तान के जो राजसी झंडे होते थे उसमें क्या रहता था? शेर का चिन्ह होता था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। लगा दिए? चलिए सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक आप सब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन वैज्ञानिक यहाँ पे ऐसा है जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? यानी प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ऑप्शन हरगोविंद खुराना, दूसरा सीवी रमन, तीसरा एस चंद्रशेखर, चौथा जगदीश चंद्र बोस। आखिर कौन ऐसे वैज्ञानिक इसमें रहे हैं जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? एकदम मेरे प्यारे साथियों बता दीजिए। आप जानते हैं कि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में। आप लिख भी सकते हैं, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। किसको? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। हम लिख भी देते हैं मेरे प्यारे साथियों।
है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 यानी 1968 में मिला था। और इसके बाद आपको पता है कि सीवी रमन को यानी नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। आप जानते हैं रमन प्रभाव है ना, उसी पर इसको मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो आप सभी को पता है कि इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था यानी सीवी रमन को 1930 ईस्वी में। क्लियर है? आगे मेरे प्यारे साथियों हम देखते हैं एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था इनको पता है? तो इनको भी जो मिला था 1983 ईस्वी में नोबेल मिला था। वो भी किस क्षेत्र में मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला था। तो आप देख रहे हैं कि जगदीश चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर। तो लगा दीजिए आंसर मेरे प्यारे साथियों, आप सब चौथा। एकदम सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और मेरे प्यारे साथियों फटाफट लाइक कर दीजिए ताकि जोश जुनून जज्बे के साथ आपके साथ 1 घंटे तक हम बने रहें। चलिए अगला जो प्रश्न है लाते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है? पूछा जाता है प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन है गुजरात है, पुदुचेरी है, गोवा है, अंडमान निकोबार है। आंसर लगा दीजिए, एकदम आसान सा प्रश्न है तो एकदम बता देंगे कि मेरे प्यारे साथी इसका जो आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसकी तटीय पूछा है, तटीय, पूरा का पूरा नहीं पूछा है, तटीय पूछा है। तो तटीय आप लगा करके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो आंसर लगा देंगे अंडमान निकोबार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? नमक द्वारा अगर भोजन को संरक्षित करेंगे उस विधि को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आप भोजन देखते हैं कि आप हिमीकरण पर भी भोजन को संरक्षित कर सकते हैं, लवणीकरण पर भी कर सकते हैं, निर्जलीकरण भी कर सकते हैं। यानी ये जितने भी सारे विधि है इस पर आप भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी यह कह रहा है नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? तो लवणीकरण कहलाती है। लवणीकरण इसमें आंसर हो जाएगा। यानी आप देखते हैं मांस मछली जो भी होता है उसमें क्या करते हैं, नमक लगा करके उसको रख देते हैं तो मांस मछली जो है खराब नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? लवणीकरण आंसर हो जाएगा। नमक द्वारा भोजन को संरक्षण करने की विधि को क्या कहते हैं? लवणीकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं लंबे समय तक उसको रखते हैं, फल रखते हैं, मांस रखते हैं, मछली रखते हैं, वो हम उसमें रख सकते हैं। दूसरा है हिमीकरण। हिमीकरण बताइए क्या है? तो हिमीकरण मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? तापमान को कम करके, यानी जिसको आप फ्रिज में कहते हैं कि सब्जी वगैरह रख देते हैं तो वहां पे हिमीकरण कहलाता है। यानी तापमान को कम करके भोजन को संरक्षित करना, यानी वो क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण क्या है? तो आपको मेरे प्यारे साथियों बता दें भोजन को संरक्षित क्रिया के लिए उसमें नमी को हटाते हैं और नमी की हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर। तो आप सब आंसर लगा दो पहला नंबर एकदम। चलिएगा तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? जब हम चिल्लाते हैं तो वह ध्वनि हमें कुछ समय बाद वापस सुनाई पड़ती है, यह किस कारण उत्पन्न होती है? बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे साथियों 5वां नंबर प्रश्न। जब हम चिल्लाते हैं, देखते हैं कभी पुल वगैरह में भी जाते हैं तो चिल्लाते ही को माइक जैसा आवाज आता है, यानी वापस सुनाई पड़ती है। तो भैया आपस जो सुनाई पड़ती है किसके कारण? अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन। बताइए आंसर, आप सब फटाफट बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? परावर्तन होता है। किस कारण से? यानी परावर्तन के कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी ध्वनि वापस सुनाई पड़ती है, वो परावर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों। यानी कि कहते हैं कि ध्वनि सुनने के जो व्यक्ति होते हैं, जो परावर्तन की सतह होते हैं जहां से ध्वनि लौटती है और हमारे कानों तक सुनाई पड़ती है, परावर्तक सतह और पर्यवेक्षक यानी जो व्यक्ति चिल्ला रहा है उसके बीच जो डिस्टेंस कितना का होता है? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 17 मीटर का होता है। यानी 17 मीटर अगर आंसर दिया रहे तो 17 लगा दीजिए। और एक्चुअल में ये होता क्या है? 16.6 मीटर यानी डिस्टेंस होता है दोनों की बीच की दूरी। यानी कहने का मतलब है प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्यवेक्षक तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी जो क्या होती है? वो 17 मीटर होती है। उसके बाद प्रतिध्वनि आपको सुनाई पड़ेगा, है ना। चलिए
आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। किस अभिलेख में यह चर्चा मिलती है कि वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? कौन सा अभिलेख में आपको यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? पहला है एरन अभिलेख, दूसरा है एहोल अभिलेख, तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और चौथा है जूनागढ़ अभिलेख। एकदम आंसर आप सब बताइए, फिर हम आंसर आपको जरूर देंगे। एस के राजी, गुड इवनिंग सर। ऑल फ्रेंड बिल्कुल गुड इवनिंग है मेरे प्यारे साथियों। आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, कहेंगे सर एहोल अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है, यानी कि एहोल अभिलेख मेरे प्यारे साथियों एक ऐसा अभिलेख है जिसमें आपको पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर जो पराजित किया था उसका वर्णन मिलता है। तो चलिए आंसर लगा दिया आप सब, बिल्कुल लगा दीजिए। क्या बात है, एकदम सही जा रहे हैं आप सब। तो लगा देंगे आंसर मेरे प्यारे साथी, क्या हो जाएंगे, एहोल अभिलेख हो जाएंगे इसका आंसर। और आपको पता है कि हर्षवर्धन का जो है वो शासन काल कब से कब तक रहा था मेरे प्यारे साथियों? हर्षवर्धन का शासन काल जान लीजिए। हर्षवर्धन का जो शासन काल था, बोलिए कितना था, बता दीजिए आप सब। हर्षवर्धन का शासन काल कितना से कितना तक था? तो कहेंगे 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक था इसका शासन काल। ठीक है, इतना तक था। पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? हर्षवर्धन के पिता का नाम था क्या? तो कहेंगे कि प्रकाश वर्धन था। क्या था? प्रकाश वर्धन था। क्या था? प्रकाश वर्धन था। तो कभी कभी पूछ भी देता है, इतना गहराई से तो नहीं पूछेगा, कहा नहीं जा सकता है। अरे प्रकाश वर्धन था। कौन था? प्रकाश वर्धन था। लगा दिया आंसर। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ एहोल अभिलेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने है, तो ध्यान दीजिएगा। इस जानकारी पे माइंड में थोड़ा एक बार घुमा लेंगे। एहोल अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कहाँ, किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इस पराजय के बाद हर्ष ने कभी भी दक्षिण की ओर उन्मुख नहीं हुए, और इसी का वर्णन किसमें मिलता है? एहोल अभिलेख में मिलता है। हर्षवर्धन का शासनकाल जो रहा है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा है। पिता जो है प्रकाश वर्धन लिख दिए थे क्या? ये प्रभाकर वर्धन है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, प्रभाकर है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, पिता जो है कौन है? प्रभाकर वर्धन है। और हेनसांग हर्षवर्धन का क्या था? दरबारी कवि था। यानी पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हेनसांग था। हौ से हर्षवर्धन, हौ से हेनसांग, यानी हेनसांग जो थे हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। पुस्तक जो है हर्षवर्धन का कौन कौन है? रत्नावली है, प्रियदर्शिता है, नागानंद है। ये जो पुस्तक है वो किसका है? हर्षवर्धन का। पूछा जाता है रत्नावली तो बता देंगे हर्षवर्धन। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है उनका। हर्षचरित्र जो है हर्षवर्धन की जीवनी है, यानी हर्षवर्धन की जीवनी जो है किसमें वर्णित है? हर्षचरित्र में। और हर्षचरित्र को किसने लिखा है? उसके दरबारी कवि वानभट्ट के द्वारा लिखी गई, यानी वानभट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? कंजौन है भैया। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? कंजौन है। तो कंजौन आंसर लगा देंगे। हर्षवर्धन ने बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया था, जिसने बोधि वृक्ष कटवा कर फेंकवा दिया था। यानी पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष किसने कटवा के फेंका था? तो भैया शशांक ने फेंका था। और शशांक ने जो है, शशांक को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। यानी कि जो मृत्यु हो गई थी हर्षवर्धन की, कब हो गई थी? 647 ईस्वी में हो गई थी। चलिए ये देख लीजिए आप सब। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। एस जयशंकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किसने यानी कि युवा पोर्टल का लॉन्च किया है? बताइएगा मेरे प्यारे साथियों आप सब फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आप सब जरूर बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं क्या आप सब? तो कहेंगे सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है युवा पोर्टल लॉन्च किया था, जो केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है? 2025 में क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेंगे? ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट। भैया 2025 में होने वाला है महिला विश्व कप, तो उसमें मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा, भारत करेगा, बांग्लादेश करेगा, श्रीलंका करेगा? कौन करेगा? फटाफट बताइए इसका आंसर। कौन करेगा मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे कि इसमें जो है हमारा जो आंसर होगा वो क्या करेगा? वह क्या होगा? भारत होगा। यानी भारत जो है मेजबानी करेगा 2025 वाला जो ओडीआई विश्व कप होगा महिला का। तो आंसर लगा देंगे। बिल्कुल एकदम सही जवाब है आप सबका।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा है? बताइए। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफिक, प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग द विन। बता दीजिए इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो कहेंगे कि आत्मकथा जो है मेरी कॉम का है, यानी मुक्केबाज, यानी लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा है? तो भैया मेरी कॉम की आत्मकथा जो है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफिक जो है वो मेरी कॉम का है। किसका है? मेरी कॉम का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? पहला हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों एक क्रिकेट खिलाड़ी है कपिल देव। क्या है? कपिल देव, यानी इसकी जो किसकी कृति है, किसका है? कपिल देव का है। प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो कहेंगे आत्मकथा कपिल देव का है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लेइंग इट माई वे का कपिल देव। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बताइएगा आप सब इसका आंसर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएंगे युवराज सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? युवराज सिंह हो जाएंगे इसका आंसर, युवराज सिंह। तो याद रखिएगा प्लेइंग इट माई वे किसका है? कपिल देव का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह का है। आप बता दीजिए प्लेइंग टू विन किसका है? तो आप सबका आंसर आ जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों फटाफट। तो कहेंगे कि साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल किसकी कृति? साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मानव मस्तिष्क के केंद्र के पास अवस्थित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? यानी मानव मस्तिष्क के केंद्र के पास अवस्थित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पेरोडिट ग्रंथि, या एपोक्राइन श्वेत ग्रंथि, या पिनियल ग्रंथि, या एनब्रन ग्रंथि? कौन सा होगा आंसर मेरे प्यारे साथी बता देंगे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? पिनियल ग्रंथि हो जाएगा। यानी मानव मस्तिष्क के केंद्र के पास अवस्थित जो ग्रंथि होते हैं वो सबसे छोटी ग्रंथि है, उसी का नाम क्या है? पिनियल ग्रंथि है। और मेरे प्यारे साथियों पिनियल ग्रंथि की लंबाई कितनी होती है? तो आपको पता है कि इनकी जो लंबाई होती है वो 5 से 8 है। क्या? 5 से 8 है। 5 से 8 क्या? mm, 5 से 8 mm, 5 से 8 mm होती है, यानी पिनियल ग्रंथि की लंबाई एकदम। चलिए, और मेरे प्यारे साथियों ये जो है मेलाटेनिन का जो है स्राव स्राव करती है। मेलाटेनिन, मेलाटेनिन स्रावित करती है। क्या करती है? ये पिनियल ग्रंथि मेलाटेनिन का स्रावित करती है, जो नींद को नियंत्रित करता है, जो नींद को नियंत्रित करता है, जो मेरे प्यारे साथियों नींद को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? और आप जानते हैं इसका जो एक उपनाम है उसका क्या है? तीसरी आंख, यानी तीसरा आंख बोल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसको आप बोल सकते हैं तीसरा, यानी कि सॉरी तीसरा आंख, हाँ वही तीसरा आंख यानी तीसरा नेत्र। ठीक है, तीसरा नेत्र बोल सकते हैं आप इसको। चलिए आगे बढ़े। अगर मेरे प्यारे साथी इसी में पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिनियल ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? तो आंसर बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? फटाफट एकदम आंसर बता दीजिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बता देंगे? तो सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मेरे प्यारे साथियों? यकृत। कौन है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। चलिए अगला जो प्रश्न है क्या लिखा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है डैश निम्नलिखित में से किस माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? समझ रहे बात को? यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है डैश निम्नलिखित में से किस माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक सघन माध्यम, एक हम देखिएगा सघन माध्यम की बात करेंगे और एक विरल माध्यम की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों एक सघन माध्यम लिख दिए और एक विरल माध्यम लिख दिए। ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत ही सुंदर यह है, इसको समझिएगा। इधर लिखते हैं, इधर समझाने में अच्छा लगेगा। एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। ठीक है,
मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल या विरल से सघन की ओर जाता है तो क्या होता है, यानी कि अविलंब से दूर भागता है या विलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दिया है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है, यानी कब संभव है, यानी जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, ये चीज को समझिएगा। जब सघन से विरल माध्यम में जाएंगे, जब सघन से मान लीजिए कि वो विरल माध्यम में जाएंगे, ये सघन है, ये ऊपर वाला सघन लिखे, और जब वो विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर भागेंगे। क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेंगे, है ना। तो यानी कि मेरे प्यारे साथियों, ये जो कौन होंगे, वो आपतन कौन होंगे, क्या होंगे, आपतन कौन होंगे, क्योंकि यहाँ आने वाली किरण आपतित किरण है। और मेरे प्यारे साथियों, इधर से जो आएगा अपवर्तित किरण है। क्या है ये, अपवर्तित किरण है, समझिएगा बात को, अपवर्तित किरण है ये। और ये इधर से जो किरण जा रही है वो कौन किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब सघन माध्यम से कोई किरण आ रही है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, जब सघन माध्यम से कोई किरण आ रही है तो यहाँ पे विरल माध्यम प्रवेश करने से पहले पूरा का पूरा किरण प्रवेश नहीं करके कुछ किरण इधर परावर्तित भी हो जाती है और चली भी जाती है। तो जो आपतन कौन होता है और जो ये अपवर्तन कौन होता है मेरे प्यारे साथियों, ये कौन को आई सूचित करते हैं, ये कौन को हम आर से सूचित करते हैं। देखिएगा, ये आई, ये आर से सूचित करते हैं। ये कोण का मान धीरे धीरे जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाएगा और ये आपतन कोण से ये बड़ा हो जाएगा, जब 90 होगा तो बड़ा हो जाएगा, तब ये जो कोण बनेंगे उसी को मेरे प्यारे साथियों इसमें कहेंगे, जब बड़ा हो जाएगा बिल्कुल, तो उसको आप क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब ये कोण इनसे बड़ा हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कोण बड़ा हो जाएगा, तो यही कोण क्या, जब ये कोण बड़ा हो जाएगा और ये कोण मेरे प्यारे साथी जो निर्माण होगा वो क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। तो हम समझ गए कि यहाँ पे जो रूल लागू होगा वो क्या क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में करण जा रही हो, प्रवेश कर रहा हो, तो इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, वायु से कांच, वायु से जल, जल से कांच, कांच से जल। तो एक चीज यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, ये सघन है, सघन में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, कम होता है। सघन में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, सघन में, और रुकिए, सघन में प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम, ठीक है। और जो है प्रकाश की चाल कम लिख दे रहे हैं, आप सब समझिएगा, चाल कम। और विरल में जो है प्रकाश की चाल अधिक, विरल में प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल अधिक, ठीक है। तो ऐसी घटना जब घटित होंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएंगे, पूर्णांतिक परावर्तन होंगे। लेकिन कह रहा है इसमें से वायु से कांच, वायु से जल, जल से कांच, कांच से जल, क्या आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं सघन से हम विरल की ओर प्रवेश कर रहे हैं, और सघन मतलब प्रकाश की चाल कम होगा और विरल में प्रकाश की चाल क्या होंगे, अधिक होंगे। तो वायु क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, वायु विरल है और कांच क्या है, सघन है। तो हम विरल से सघन की ओर नहीं जाएंगे, यानी सघन से विरल की ओर जाएंगे, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। वायु से जल, वायु जल के, ये वायु और जल की जब बात तुलना करेंगे तो वायु यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, विरल हो जाएंगे, और जल क्या हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जल से कांच, जल यहाँ पे कांच की तुलना में यहाँ पे क्या हो जा रहा है पता है, ये हो जा रहा है विरल और ये हो जा रहा है सघन, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। कांच से जल, यहाँ पे कांच हो जा रहा है सघन और विरल क्या हो जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, जल हो जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चौथा आंसर क्या करेंगे, लगा देंगे। चलिएगा, एकदम मेरे प्यारे साथी ये चीज समझिएगा, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, कहां से जल, कहां से जल, और आपका जो है जल से जैसे वायु, जल से वायु जा सकते थे, जल से वायु रहता, यहाँ पे जल रहता, इधर वायु रहता, तो वो संभव होता है, यानी जल से वायु, हीरा से कांच, कांच से वायु आप जाते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की गति जो है क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कम होता है, और विरल में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे हम एक चीज बता दें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तो समझ गए आप सब। अब इसी में एक चीज मेरे प्यारे साथियों जरूर जानने का प्रयास आप करिएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें वायु में प्रकाश की चाल मेरे प्यारे साथियों, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल,
तो प्रकाश की चाल आप वायु में जानते हैं कितना होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल मेरे प्यारे साथियों 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप बता देंगे प्रकाश की चाल जो है वायु में क्या हो जाएंगे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरे प्यारे साथियों जल में अगर बात करें, जल में प्रकाश की चाल क्या होगा 2.2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आप जानते हैं 2 × 2.25 भी इसको बोल सकते हैं, 25 अगर 2 अंक लेंगे तो 2.25 हो जाएगा 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश की जो चाल हो जाएंगे 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप बात करें हीरा में तो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, हीरा में जो प्रकाश की चाल होंगे हो जाएंगे आपका 1.24 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथी इसमें चौथा नंबर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। कहीं को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, मेरे प्यारे साथियों ये जो भाषा है इस भाषा को थोड़ा समझिएगा। यानी जब हम सघन से विरल की ओर जाएंगे, सघन से जब विरल की ओर जाएंगे तो हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। नहीं संभव है, जैसे कि ये कांच हमारा क्या है सघन है, इसमें प्रकाश की चाल देखिएगा 2 है, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जल में क्या है 2.25। इनका प्रकाश की चाल ज्यादा, इसका कम है, यानी कि ये सघन है और ये विरल है। जब सघन से विरल जाएंगे तो पूर्णांतरिक परावर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज हमें समझाना था मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, वही चीजों को यहाँ पे लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला है मेरे प्यारे साथियों, लोहे या धातुओं की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाली सोल्डर एक मिश्र धातु है। यानी लोहे या धातुओं की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाली सोल्डर एक मिश्र धातु है। लेड और टीन का, तांबा तथा जस्ता का, कापर और टीन का, कापर और एल्युमिनियम का। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा। यानी सोल्डर में किसका किसका मिश्र धातु होता है, कहेंगे सर सोल्डर में जो है मिश्र धातु होता है वो होता है लेड और टीन का। लेड जो है मेरे प्यारे साथियों ये भी 50% होता है और टीन भी क्या होता है 50% होता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर। लोहे या धातुओं की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाली सोल्डर जो है एक मिश्र धातु है। और जो सोल्डर है किनका किनका मिश्र धातु है, तो लेड और टीन, यानी कि लेड मतलब सीसा और टीन का वो क्या है मिश्र धातु है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि पीतल, ध्यान रखिएगा, पीतल जो है किनका किनका बन करके मिश्र धातु बना, किन किन तत्वों से मिल करके मिश्र धातु बना, यानी पीतल का जो मिश्र धातु है कौन कौन है, ऐसा पूछा जाता है। तो क्या बताएंगे, पीतल में आता है तांबा और जास्ता। क्या आता है, तांबा और जास्ता। मेरे प्यारे साथियों तांबा और जास्ता, यानी तांबा और जास्ता जो है वो एक मिश्र धातु का निर्माण करेगा, वो क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। तो हम इसको याद भी रखते हैं, पिताजी, देखिए पीतल मतलब पिताजी, देखिएगा इसको याद रखिएगा, पिताजी कैसे है, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, पिताजी यानी पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। पिताजी पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, लगा देंगे आंसर। दूसरा नंबर अगर पूछेगा पीतल किसका किसका में धातु है, तांबा और जास्ता का है। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, कापर और टीन, यानी कापर और टीन का भी पूछा जाता है। तो कापर मतलब क्या होता है, तांबा, टीन यानी इससे क्या बनता है, तो कहेंगे सर कासा बनता है। क्या बनता है, कासा। तो यानी कि कासा का मिश्र धातु जो है कापर और टीन का है ना। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब। एकदम आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी क्या? अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों सामने स्क्रीन पे है, जरूर ध्यान दीजिएगा। कहता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है। बताइए मेरे प्यारे साथियों तर्जनी क्या दर्शाती है। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है तर्जनी क्या दर्शाती है, चालक की गति को दर्शाती है, या प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, या कुंडली की गति को दर्शाती है, या फिर किसको दर्शाती है, बताइए। चलिए मेरे प्यारे साथियों आंसर इसका बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा कि जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी जो दर्शाती है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो मेरे प्यारे साथियों ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक क्या है, ये आपका दाहिना हाथ है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। ये जो मेरे प्यारे साथियों क्या है, ये अंगूठा है, ये आपका तर्जनी है और ये मध्यमा है। तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तर्जनी किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाती है।
और मेरे प्यारे साथियों अंगूठा करेंगे, अंगूठा रहता है ये अंगूठा तो कहेंगे कि ये चालक की गति को दर्शाती है, अंगूठा जो है चालक की गति को दर्शाती है। और मध्यमा जो है मेरे प्यारे साथियों वो प्रेरित धारा को दर्शाती है, यानी ये जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा को दर्शाती है। तो देखिएगा इनकी व्याख्या को हमने लिया है, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, ये हम आपके पास एक फिगर है, तो आप देख रहे हैं ये दाहिना है, ये अंगूठा है जो मोशन को दर्शा रही है यानी गति को, और ये मेरे प्यारे साथ तर्जनी है जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को, और ये आपका मध्यमा है जो कि करंट को दर्शा रही है, धारा को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो है लंबवत है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति दिशा को, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शा रही है ना। चलिए क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आज क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे, क्या हो गया भाई? अगला जो है देखिएगा ये 14 नंबर का एकदम आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बताए थे इंग्लिश का क्वेश्चन जो हम स्किप कर देंगे। आप सब एक बार जरूर मेरे प्यारे साथियों देख लीजिएगा इनको। जादू टोना वशीकरण मंत्र तथा बुरे कार्यों के लिए परिशुद्धि इत्यादि का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? यानी जादू टोना हो गया, वशीकरण हो गया, मंत्र हो गया, बुरे कार्यों के लिए जितना भी परिशुद्धि इत्यादि का यानी संबंध है वो मेरे प्यारे साथियों आपको देखने को मिलते हैं अर्थर्ववेद में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अर्थर्ववेद हो जाएगा। लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों अर्थर्ववेद, एकदम लगा देंगे अर्थर्ववेद। चलिए इस वेद में आपको क्या मिलते हैं? तंत्र मंत्र मिलते हैं, जादू टोना मिलते हैं, वशीकरण मिलते हैं, सारे यहाँ पे चर्चा किए गए हैं, है ना। अर्थवेद में मेरे प्यारे साथियों सभा और समिति, यानी अर्थवेद में जो है सभा और समिति, सभा अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां यानी कहा गया है। सभा और समिति को अर्थवेद में प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी क्यात है? तो बताइए भैया क्यात है किसका? बांग्लादेश का, भूटान का, नेपाल का, म्यांमार का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फटाफट दीजिए। चलिएगा मेरे प्यारे साथी इसका आंसर एकदम फटाफट दे दीजिए। भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्यात है? तो आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा, यानी म्यांमार की जो है करेंसी जो है मुद्रा क्या है? क्यात है। क्या हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे साथियों? म्यांमार का क्यात हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो आपका बांग्लादेश का, आप तो जानते हैं बांग्लादेश का मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? तो कहेंगे टाका होगा। क्या होगा? बांग्लादेश का टाका होगा। और भूटान का बताइए क्या होगा? तो भूटान का अगर बता देंगे मेरे प्यारे साथ नगुलटुम होगा, नगुलटुम जिसको बोलते हैं नगुलटुम ना, ऐसे नगुलटुम। चलिएगा भूटान का हो गया मेरे प्यारे साथियों। और आप जानते हैं नेपाल का जो है क्या होता है? नेपाली रुपया होता है। क्या होता है? नेपाली रुपया होता है। नेपाल का नेपाली रुपया होता है। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता है, उसका कारण क्या है? एक ड्रम को निर्वात में बजाएं या ढोलक को बजाएं या झाल को बजाएं, आपके कानों तक आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा। भैया उसका रीजन क्या है? निर्वात में अश्रय ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि के कंपन की आवृत्ति कम होती है, ध्वनि के कंपन का आयाम अधिक होता है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं करेगी, तो भैया हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो आप सब अभी तक सभी मित्रों को शेयर नहीं किए जैसा हमें लग रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, उसके बाद मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। मेरे प्यारे से तो उतना विस्तार से हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको एमसीक्यू करा रहे हैं, और एकदम टोटली जितना उपयुक्त होना चाहिए हर एक प्रश्न पे वो चर्चा हम कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? चर्चा कर दे रहे हैं। चलिएगा अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे से, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो भैया लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। सबसे बड़ा द्वीप क्या? एंड्रोथ है। और सबसे छोटा द्वीप पूछा जाएगा, सबसे छोटा द्वीप पूछा जाएगा तो आप वित्रा लगा देते। सबसे छोटा द्वीप वित्रा होगा लक्षद्वीप का, और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ होगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या होगा? एंड्रोथ होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आंसर लगा देंगे एंड्रोथ
सबसे बड़ा द्वीप, और छोटा द्वीप पूछेगा तो वितरा होगा। और आपसे पूछ दे मेरे प्यारे साथियों, लक्षद्वीप में द्वीप समूह कितने हैं? लक्षद्वीप में पूछ दे द्वीप समूह कितने हैं, तो बताइएगा 36 द्वीप समूह है। कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं, है ना। चलिएगा, बिल्कुल। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है मेरे प्यारे साथियों? लक्षद्वीप की राजधानी तो आप सब जानते ही हैं, कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है क्या है? कवारती है। और ये कहाँ पे स्थित है लक्षद्वीप मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे सर ये अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो अरब सागर में ही होगा निश्चित। किसको भाई? लक्षद्वीप को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो ये अरब सागर में स्थित होंगे। तो हमारा आंसर जो है मेरे प्यारे साथियों, एंड्रोथ हो गया सबसे बड़ा द्वीप, वित्रा हो गया सबसे छोटा द्वीप। क्लियर है? चलिएगा। कमल कुमार यादव जी, हाय सर, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप? जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो इसे ऑफशोर समस्या कहा जाता है। यह स्थिति किस दिन होती है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर एकदम दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए, फटाफट आंसर इसका। तो मेरे प्यारे साथियों, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो इसे ऑफशोर समझा जाता है, ऑफशोर। तो मेरे प्यारे साथियों एक आता है उपशोर के बारे में और एक आता है ऑफशोर के बारे में। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये चीज समझना है, उपशोर और ऑफशोर। अप मतलब दूरी, अप मतलब दूरी, उप मतलब नजदीक। जब नजदीक की बात आता पृथ्वी सूर्य से नजदीक दूरी पर कब होंगे, तो इसका आंसर होता 3 जनवरी। आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 3 जनवरी होता। लेकिन ऑफशोर जो है वो होता है 4 जुलाई। क्या होता है? 4 जुलाई। यानी ऑफशोर की घटना जब दूर होंगे तो उसका आंसर होगा 4 जुलाई। और मेरे प्यारे साथियों आप जब जानते हैं विषुवत रेखा पर जब लंबवत हो जाती है, यानी कि उस दिन जो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है, वो दिन रात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, वो जो दिन होता है मेरे प्यारे साथियों, वो 21 मार्च का दिन होता है और 23 सितंबर का दिन होता है। इसलिए पूछा जाएगा दिन बराबर, दिन और रात बराबर कब होगा, तो कहेंगे 23 सितंबर और 21 मार्च को। और कहेंगे कि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर 4 जुलाई और कम दूरी पर 3 जनवरी। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह तथा हुमायूं के बीच का युद्ध जिसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, वह युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, शायद ये पिछले क्लास में भी हुआ होगा इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा चर्चा। तो एकदम मेरे प्यारे साथियों यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। शेरशाह तथा हुमायूं के बीच का युद्ध जिसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, वह युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था? चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए सबसे पहले चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये बता दीजिए। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो आप जानते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, फटाफट एकदम बता देंगे। हुमायूं अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा था इसी युद्ध में, यानी चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से। और कन्नौज का युद्ध जो बिलग्राम का युद्ध है वो हुआ था कब? 1540 ईस्वी में हुआ था। और भैया इसी युद्ध की वजह से यानी उसको भागना पड़ा था। किसको? हुमायूं और जो शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था, हुमायूं को भारत से जो भागना पड़ा था वो कन्नौज का युद्ध था, जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। भैया आंसर क्या हो जाएगा? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, वो कन्नौज का युद्ध था। उसी युद्ध में जो है शेरशाह से हार गया था हुमायूं और वो भाग गया। वो दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाया, भारत से बाहर ही भाग गया। लेकिन चौसा का युद्ध 1539 में जो हुआ था उसमें भी हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ था, वहां से भी किसी तरह भागने में सफल हो गया था। तो हमारा मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बताइए कब हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? एकदम मेरे प्यारे साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध बता दीजिए कब हुआ था। आंसर एकदम दे दीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है यानी 1556 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल एकदम सही आंसर है भैया। लगाते चलो, एकदम बढ़ाते चलो सभी तक और लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठोक दीजिए, सभी मित्रों तक पहुँचा दीजिए। क्या लिखा है? पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेरे प्यारे साथी इसका आंसर बता दीजिए। ए हेल्प जो है किसने शुरू किया है? पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। यानी पशुओं के लिए है ए हेल्प। बताइए किसने शुरू किया है, कौन सी राज्य ने? तो आंसर मेरे प्यारे साथियों आपका आ जाएगा उत्तराखंड। क्या आ जाएगा आंसर? उत्तराखंड आ जाएगा। लगा दो भाई उत्तराखंड। अगला क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे आपका एक ही सदन है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे दो सदन है, एक विधान परिषद है कि विधानसभा है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जो है मेरे प्यारे साथियों वो बहुमत दल का नेता होता है और आप जानते हैं राज्य की बात कर रहे हैं हम और उसको मुख्यमंत्री को जो है यानी नियुक्ति करता है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आपके पास ऑप्शन 4 है, बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, फिर देखते हैं मंत्रालय दिया जाता है, किसको स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी को खेल मंत्रालय, किसी को गृह मंत्रालय मिलता है, लेकिन उसका जो सलाह देते हैं मुख्यमंत्री देते हैं, उन्हीं के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है। तो बताइए भैया किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे जो आर्टिकल है आर्टिकल 164 के तहत, आर्टिकल 164 के तहत है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाएगा तो 164 1 लगा दीजिएगा, 164 1 जरूर लगा दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर कहेंगे कि अनुच्छेद 155 के तहत क्या होता है तो भैया कहेंगे कि 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यानी 165 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 1 के तहत क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है मेरे प्यारे साथियों। और प्रधानमंत्री की सलाह पर यानी उनके मंत्रियों की नियुक्ति होती है। जिस प्रकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होते हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उसकी जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। और अनुच्छेद कितना में? 75 1 के साथ। अब आपके पास बचा है मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 165, तो बता देंगे, कहेंगे कि राज्य का महाधिवक्ता का जो नियुक्ति होता है वो होता है 165 के तहत। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? आगे देखिएगा यही डाटा आपके पास है। अनुच्छेद 164 ए के यानी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्रियों की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता जो अभी बात किए। अनुच्छेद 155 तक राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? अभी बिहार में आने वाले वैकेंसी है, यहाँ बिहार पुलिस आ चुका है भैया, आने वाले वैकेंसी है दरोगा है और आपका सचिवालय भी निकला था इधर और उसके बाद बीएसएससी आने वाला है। तो भैया लगे रहियो और पहले एलडीसी भी फॉर्म भराया, अभी तक एग्जाम नहीं लिया, उसका ठिकाना नहीं है, कहाँ से आएगा भैया अभी। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों ये मैथ हमारा पहला दर्शन हुआ आज की क्लास में। एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज हम समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही मजेदार तरीके से समझ सकते हैं आप। पता है भाई कैसे? तो चलिए यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं, ओ छोटा कर लो भैया इसको, बड़ा कर दो, थोड़ा बड़ा वृत्त बना दो, मजा आ जाए ना। तो चलिएगा तो मेरे प्यारे साथी ये क्या है? एक वृत्त है, इसमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, रेडियस होगा 25 सेंटीमीटर, देख लेंगे। उसकी एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। इसकी जीवा यानी कि यहाँ पे भी जीवा, यहाँ पे जीवा और बड़ी जीवा व्यास कहलाती है ना मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? आप सोच रहे हैं यहाँ जीवा दिए और अभी सर बात बोल रहे थे कि व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, व्यास हो जाएगा 50, इसका मतलब यहाँ तो जीवा
है ही नहीं, तो ही नीचे ही कहीं जीवा होगा, बिल्कुल है। और भैया कहता है वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर, तो इधर से भी इधर 25 सेंटीमीटर होंगे। कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है, तो भैया वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ पूछ रहा है ये वाली दूरी क्या है, एकदम आप सब साफ देख रहे हैं। तो चलिए इन्हीं की ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों कैसे, तो है देखिए ऐसे, यहाँ मान लीजिए O है, यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ मान लीजिए B है, यहाँ C है। आप देखते हैं कि जो जीवा हमारा ये वाली है, इसको यहाँ पे लंब डालेंगे तो बीचों बीच काटेंगे, और जीवा है कितना 30, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों वृत्त की त्रिज्या कितना है, 25 है। बात को समझिएगा, इसका मतलब ये वाली लंबाई निकल जाएंगे OC लंबाई यानी लंब है, ये 90 डिग्री पर है, तो भैया OC बराबर निकालिए, तो ये हो जाएंगे कर्ण, और ये हो जाएंगे आधार, ये हो जाएंगे लंब। तो हम कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625। बात को समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। और ये क्या है 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, है ना। अब चलिए यहाँ पे लिख दिए भैया 225 की बात कर लिए। अब इनको हल करिए, 625 में 225 जाएगा 400 हो जाएगा, और 400 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों लगा देंगे हम 20, कितना नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन। क्लियर है। हेलो, हाँ जी जी जी। एक बार लाइव स्टूडेंट का नाम लेने के लिए कह दिए तो ले लेते हैं भैया, नाम ले लेते हैं। क्या करते हैं, नाम ले लेते हैं, क्या करते हैं, नाम ले लेते हैं एक बार आप सभी का। तो चलिए अटेंडेंस बना दीजिए, फटाफट नाम ले लेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या करेंगे, नाम ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, अटेंडेंस बना दीजिए, आप सब नाम जरूर ले लेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, मैथ समझ गए। कहता है त्रिलोक किस समास का उदाहरण है, भैया त्रिलोक जो है किस समास का उदाहरण है बता देंगे, एकदम अटेंडेंस बना दीजिए। पूजा कुमारी जी, चांदनी भारती जी, आशीष कुमार जी, कल्याणी जी, प्रज्ञा सिंह जी, कमल कुमार यादव जी, काजल जी, गुरुदेव जी, दीपक सिंह जी, एनी आर्या जी, नीतू जी, प्रिया रानी जी, भाई का लाडला राजकमल जी, समा जफर जी, डिप्टी प्रिया जी, रेशमी यादव जी, कल्याणी जी, एफी ऑफिशियल। मेरा लेने से सिलेक्शन होगा क्या, नाम लेने से, आओ क्या बात है। रेशमी यादव जी, सबको खुशी मिलता है, एक बार नाम ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं। भाई का लाडला, श्वेता सिंह जी, विकास जी, पूजा जी, जय कुमार जी, सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बहुत ही सुंदर, देखिएगा इस त्रिलोक किस समास का उदाहरण है, भैया समास आपको पहले याद रखना पड़ेगा, उसके बाद मजा आ जाएगा। तो जानते हैं जिस समास का पहला, देखिएगा यहाँ त्रिलोक मतलब आ रहा है संख्यावाचक का बोध हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, बताइए कौन सा समास होगा, तो कहेंगे सर द्विगु समास होगा। यानी त्रिलोक में पहला जो है प्रथम पाद जो है, प्रथम जो खंड है वो संख्यावाचक है, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों वो द्विगु समास है। तो लगा दीजिए द्विगु समास, आंसर दूसरा नंबर। यानी त्रिलोक कौन सा समास है, तो कहेंगे सर द्विगु समास है। जैसे कहते त्रिभुज कौन सा समास है, कहेंगे आपका द्विगु समास है। चतुर्भुज कौन सा समास है, तो कहेंगे सर द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद जो है उसका संख्यावाचक है, और पहला पद संख्यावाचक का अगर बोध कराता है तो भैया उस समझ लीजिए द्विगु समास है। चलिए बहुत ही सुंदर। सर मेरा नाम नहीं लिए, राज विभीषण टाके, नाम ले लिया आपका, इस बार पक्का ले लिए भैया। इंग्लिश को थोड़ा हम स्किप कर देते हैं, इसका आंसर भले लगवा देते हैं। 25 का आंसर आप सब देख लीजिए, लगा देते हैं मेरे प्यारे साथियों। सी नंबर होगा इसका, देख लीजिएगा आप सब, है ना। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, भैया बता दीजिए। शरीर में जो हेमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, लोह का उपयोग। आखिर इसमें क्या होगा, शरीर में हेमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, आंसर एकदम फटाफट बताइए। तो आप सब आंसर बता दिए होंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या आंसर होने वाला है। आंसर ही छोटा सा प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, छोटा सा तो प्रश्न है। तो कहेंगे सर जी ऑक्सीजन का परिवहन जो है होमोग्लोबिन के कारण ही होता है, यानी होमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। तो चलिए बिल्कुल सही आंसर है आप सबका। अगला जो प्रश्न है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक साथ एक वर्ग में रखा गया है, इनमें से कौन सा
कौन सी गैस अकरिय गैस नहीं है? हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन। तो मेरे प्यारे साथियों ये याद है सभी को, हम बता चुके थे, ये वाला बता चुके थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं वो सारे के साथ अकरिय गैस होते हैं। तो इसमें से एक ऐसा है जो अकरिय गैस नहीं है, यानी उत्कृष्ट गैस जिसको बोलते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन में से आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए आप सब इसका आंसर एकदम बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर इसका लगा देंगे आप सब, क्या लगा देंगे कि ऑक्सीजन जो है हमारे अक्रिय गैस नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों कौन कौन अक्रिय गैस है एक बार समझ लीजिएगा। हीलियम He, नियोन Ne, उसके बाद आर्गन Ar, उसके बाद भैया क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe, फिर आपका आता है जेनॉन के बाद रेडॉन Rn, और उसके बाद एक आपका आता है ऑग्नेशन, तो लगा देंगे भैया ऑग्नेशन Og। अब देखिएगा यानी इसमें हीलियम का 2 परमाणु संख्या, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। बताइए क्रिप्टॉन का कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे 36 होता है, और आपका जेनॉन का 54 होता है, और Rn यानी कि रेडॉन का कितना होता है? 86 होता है, और ऑग्नेशन का कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? तो 118 होता है, यानी ये शामिल है इसमें, यानी कि उसका नाम है ऑग्नेशन Og। तो मेरे प्यारे साथियों हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86 यानी 86, और ऑग्नेशन का 118। ये जितने भी है वर्ग 18 तत्व के ही जो है वर्ग 18 के एलिमेंट हैं, यानी वर्ग 18 के तत्व हैं। तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे साथियों अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है? अक्रिय गैस है, जिसको आप नोबेल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल गैस भी कहते हैं। तो याद रख सकते हैं, जिस प्रकार याद रखे हे, ने, अर, कर, XERNOG, जैसे आपको याद रखना भैया याद रख सकते हैं इसको। चलिए संतोष जी एकदम बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, बढ़े आगे चलिएगा। ये किसके तत्व है? वर्ग 18 के, बार बार कह देते हैं वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं सारे अक्रिय गैस है ना। चलिएगा अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भैया ये हम संडे के क्लास में ये प्रश्न जरूर करा दिए थे, तो इसका आंसर फटाफट जरूर दे दीजिए आप सब। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस अधिनियम केंद्र में, देखिएगा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? आंसर एकदम पक्का दे रहे हैं आप सब। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों हम बात कर दें, ये हो जाएगा आंसर भारत शासन अधिनियम 1935। आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिएगा यानी कि प्रांत से, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रांत में जो द्वैध शासन था, प्रांत में जो द्वैध शासन था वहां से हटा करके केंद्र में द्वैध शासन जो लाया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया। प्रश्न को समझिएगा, प्रांत में द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन जो प्रणाली स्थापित किया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना मेरे प्यारे साथियों हम संडे के क्लास में बताए थे 1937 में हुआ है, लेकिन किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ है संघीय न्यायालय की स्थापना। और आप जानते हैं अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों। बाका कब आइएगा सर जी बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं स्वाद कालिका द्वारा जीव के किस भाग पर मीठे का अनुभव किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों हम लोग तो एक प्राणी हैं, मीठा, स्वाद, खट्टा, कड़वा सब चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? सब चीज जानते हैं। जी के माध्यम से कहीं नमकीन लगता है, कहीं मीठा लगता है, कहीं स्वाद खट्टा लगता है, कहीं कड़वा लगता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों आंसर इसका क्या होगा? एकदम अगर आप स्वाद के इतने प्यारे हैं तो जरूर बता दीजिएगा आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें पूछा क्या गया है कि स्वाद कालिका द्वारा जीव के किस भाग पर मीठे का अनुभव कहते हैं? अग्र भाग पर। अगला जो भाग है ये वाला, हाँ समझ रहे हैं, अग्र भाग पर जो है मीठा लगता है, पीछे भाग पर कड़वा लगता है, और भैया किनारों पर जो है क्या लगता है? खट्टा लगता है। पीछे भाग कड़वा लगेंगे, अग्र भाग मीठा लगेंगे, किनारे पर क्या लगेंगे पता है? खट्टा लगेंगे। तो चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो क्या है देखिएगा,
यहाँ पे जीव के किनारों पर खट्टा, ये भी बोले जीव के किनारों पर खट्टा, यानी जो जीव है किनारा है खट्टा है। और मीठे के बारे में क्या पूछा, जीव के अग्रभाग पर मीठा, यानी अग्रभाग अगला भाग, ये वाला अगला भाग है, यहाँ मीठा है। और देखिए जीव के पिछले भाग पर कड़वा, देखिए पिछला भाग कड़वा है, लेकिन यहाँ पे कहेंगे जीव के अग्रभाग, तो अग्रभाग दो जगह देखने मिल रहा है, ये अग्र तो ये है, लेकिन जीव के अग्रभाग के किनारे पर एकदम शुरू में एकदम टूहिनी पर भैया वहां क्या होता है, तो कहेंगे सर नमकीन लगता है। तो आपको याद रहेंगे, कैसे बता दें, जीव के अग्रभाग सबसे पहले क्या स्वाद लेना पसंद करते हो लाइफ में, मीठा मीठा होना चाहिए, चाहे लाइफ की कोई भी स्थिति हो, जिंदगी जीने का हो, जो भी हो, तो कहते हैं मेरे प्यार से मीठा स्वाद पसंद आता है। तो जीव पर अग्रभाग पर मीठा, सुनिएगा, अग्रभाग पर मीठा, और उनके पीछे जाइए तो कड़वा मिलेगा आपको, और किनारे पर खट्टा मिलेगा। देखिए मीठा, फिर आप पीछे जाइए कड़वा, किनारा जाइए मीठा, लेकिन कहेंगे मीठा से पहले डरते हैं कि कैसा स्वाद होगा, चखने की कोशिश करते हैं, तो एकदम यानी कि अग्रभाग के किनारे पर क्या लगेंगे, नमकीन लगेंगे। भैया लगा दो आंसर, ऐसे बना के एकदम फटाफट आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं ये चीजों को, कि एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दक्षिणी राज्य पर अभियान किया था? तेलंगाना पर किया था, पांड्या पर किया था, देवगिरी पर किया था, होयसल पे किया था, किस पे किया था मेरे प्यारे साथियों, जरूर बताना है इसमें, एकदम आंसर बता दीजिए। बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट आंसर दीजिए इनका। तो कहेंगे सर कि दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दक्षिणी राज्य पर अभियान किया था? वो देवगिरी पर किया था। कहां पे किया था? देवगिरी पर, जिसकी राजधानी भी कहां थी? देवगिरी थी। यानी जिसकी भी राजधानी कहां थी? देवगिरी थी। उस समय वहां शासक कौन था मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा, उस समय वहां शासक कौन था? तो वहां बताएंगे उस समय जो शासक था वो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव था शासक, और वही सबसे पहले आक्रमण किया था, यानी कि 1294 ईस्वी के आसपास, है ना, 1294 में। यानी मेरे प्यारे साथियों, राजधानी कहां थी? देवगिरी थी, और शासक वहां के कौन थे? रामचंद्र देव थे। और दक्षिण भारत के अभियान जो है, यानी किस जो है ये नेतृत्व किया था इसका कौन? मलिक काफूर ने, मलिक काफूर ने, जो कि कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, यानी वो जेंडर में आते थे, यानी कि कहते हैं कि वो मलिक काफूर जो थे एक हिजड़ा थे, जो कि 1000 दिनार में खरीदा गया था, यानी किसके द्वारा? यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी उसी का नेतृत्व किया था, दक्षिण भारत का अभियान करने का उसने नेतृत्व किया था। और पहला जो हुआ था देवगिरी हुआ था, जिसकी राजधानी देवगिरी थी, और शासक कौन था? रामचंद्र देव था। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो आप लगा देंगे आप सब क्या? रामचंद्र। लेकिन तेलंगाना, उसके बाद मेरे प्यारे साथी तेलंगाना के भी बारे में जान लीजिए। तेलंगाना में वो दूसरा आक्रमण किया था, तेलंगाना में कब? 1300, ये भी समझिएगा, तेलंगाना में जो उसका आक्रमण हुआ था 1308 ईस्वी में हुआ था। उसकी राजधानी उस समय कहां पे थी? तो कहेंगे वरांगल थी, वरांगल, वरांगल जिसको बोल सकते हैं आप, यहाँ वरांगल थी, ठीक है। उसकी राजधानी उस समय कहां थी? वरांगल थी। और उस समय जो उनके शासक थे प्रताप रूपदेव, प्रताप देखिएगा, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्र देव द्वितीय, यानी उस समय उसके शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, जब तेलंगाना पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उस समय जो है 1308 ईस्वी में वारंगल राजधानी था, उस समय शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, समझ गए? अब जो है तीसरा आक्रमण हुआ था होयसला, यहाँ पे जहाँ पे द्वार समुद्रम, देखिए द्वार समुद्र दिखा नहीं रहा है, अपडेट मारना पड़ेगा, रुकिएगा मेरे प्यारे, कभी कभी यही चीज होता है। द्वार समुद्रम, ठीक है, द्वार समुद्र। तो उसके उस समय राजधानी कहां थे मेरे प्यारे साथियों? द्वार समुद्र थे। कहां थे? द्वार समुद्र थे। और उस समय जो है वहां के शासक कौन थे? तो आप जानते हैं शासक जो वीर वल्लभ द्वितीय थे। कौन थे? वीर वल्लभ द्वितीय, वीर वल्लभ द्वितीय द्वितीय थे। चलिए, और आपका लास्ट आक्रमण जो पांड्य चौथा था वो 1311 में, उसकी राजधानी मदुरै थी, मदुरै थी, ठीक है। उसकी राजधानी कहां थी? मदुरै, जो कि 1311 ईस्वी में यानी वहां पे आक्रमण किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज जानते हैं कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा मिला था, और वो जाकर के अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन काल में ही, तो किसने दिया था? तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने दिया था।
समझ गए बात को? कहीं कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई परेशानी है बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है? 31 नंबर प्रश्न जो कह रहा है समझिएगा, 31 प्रश्न जो कह रहा है वो समझिएगा आप सब क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देंगे। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। यदि किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान तथा उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन्हें कहा जाता है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। यानी एगो कहते हैं आइसोटॉप कहते हैं समस्थानिक को, आइसोबार कहते हैं समभारिक को, और आइसोटोन कहते हैं समन्यूट्रॉनिक को। तो आप सब ये जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसके परिभाषा को दिया गया है। तो आप देखते हैं जैसे ये सोडियम है Na, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ देखिएगा इधर लिखा रहता है परमाणु संख्या 11 और यहाँ पे जो लिखा रहता है वो परमाणु संख्या भार लिखा रहता है। तो ये हमारा जैसे ये 22 है और ये हमारा क्या है 11 है, जिसको हम कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? परमाणु संख्या कहते हैं। समझिएगा बात को एकदम ध्यान से। इसको हम कहते हैं परमाणु संख्या और इसको कहते हैं हम परमाणु भार। इसको क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या, इसको आप द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये चीज द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या उसी को कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान तथा उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, ये परमाणु संख्या अगर भिन्न भिन्न हो तो कहते हैं उसको क्या कहते हैं भैया? अगर द्रव्यमान समान हो तो इसका मतलब वो आंसर क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। तो यानी कि इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर हो, यानी परमाणु भार क्या हो? बराबर हो, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, तो इस तरह के यानी कि परमाणु को यानी कि कहा जाएगा वो समभारिक कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि Na11 है, तो मेरे प्यारे साथियों परमाणु संख्या अलग 11 है और यहाँ 22 है। अगर मान लीजिए कि आप लेंगे यहाँ पे Na ले लेते हैं, फिर सोडियम है, फिर एल्युमिनियम, ये सब मैग्नीशियम ले लेते हैं, रुकिए एक सेकंड, मैग्नीशियम Mg ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये 12 दे दिया और ये हम 22 से लिख दें। तो इस प्रकार का यहाँ 22 है और यहाँ भी 22 है। तो इसमें क्या है? द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। ऐसे को क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। अगर समस्थानिक की जब बात आती है जिसमें परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। परमाणु संख्या का समान का मतलब जैसे कि Na आप देख रहे हैं ये 11 है, ये आपका 22 है, फिर Na क्या है? 11 है और ये देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों 23 है। अगर ये Na है और उसके बाद ये 11 है, ये देखिए 24 है। तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है, और परमाणु संख्या जब समान हो जाए तो इसको क्या कहेंगे आप? समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक क्या कहेंगे? तो भैया न्यूट्रॉन की देखिए सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक की मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या कहते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या का मतलब है कि सबसे बड़ी बात जो परमाणु, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या जो निकालनी है, कैसे निकालनी है? द्रव्यमान संख्या। देखिएगा ये भी समझा देते हैं मेरे प्यारे से, द्रव्यमान संख्या में घटा देंगे परमाणु संख्या। क्या करेंगे? घटा देंगे परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या में घटा देंगे परमाणु संख्या, नहीं द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला, परमाणु संख्या नीचे वाला। अगर दोनों का अंतर देखेंगे जहां पे आएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या होगा। न्यूट्रॉन संख्या आपस में अगर बराबर हो जाए तो समझ जाएंगे क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। क्लियर है मेरे प्यारे साथी? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको एकदम मेरे प्यारे साथियों पता चल चुका है समस्थानिक में जिसमें परमाणु संख्या समान हो, समभारिक का मतलब जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो, और सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। और आपको लग रहा होगा कि सर सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। तो मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय किस संस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रीय आय किस संस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका आंसर आप सब बताइए। चलिए, योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। यानी किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है? कहेंगे सर जी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। यानी कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उसका निर्धारण होता है। तो मेरे प्यारे साथी इसमें पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? किनका स्थापना? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। तो कहेंगे सर 2 मई 19
1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 2 मई 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? अगर पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ है तो आप क्या बताएंगे कि इनकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। इनकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। तो लगा देंगे भैया आंसर आप सब फटाफट। इसका कार्य क्या है? राष्ट्रीय आय का अनुमान और एकत्र करना, यानी कि उसका निर्धारण करना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल हेडक्वार्टर दिल्ली है। बिल्कुल सही जवाब है आप सबका मेरे प्यारे साथियों। मजा आ रहा है कि नहीं बताइएगा। अगर मजा नहीं आए मेरे प्यारे साथियों तो बोलिएगा मजा आ रहा है। पढ़ने में आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उनका टाइम बर्बाद हो रहा है? ऐसा तो मेरे प्यारे साथियों नहीं लग रहा है ना? आप सभी को बताइएगा जरूर। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या है, यदि 4a + 1/5a = 4 तो 25a² + 1/16a² का मान क्या होगा? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों देखते हैं कि 4a + 1/5a है। सवाल है 4a + 1/5a और बराबर 4 और आपसे पूछा गया क्या 25a का स्क्वायर + 1/16a²। भैया देखिएगा यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया। अगर उल्टा दे दिया इसको उल्टा कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। जैसे यहाँ 4a है, यहाँ 1/5 है। अगर ये यहाँ पे 5 होता तो डायरेक्ट वर्ग कर देते, यहाँ पे 4 रहता तो डायरेक्ट वर्ग कर देंगे। तो एग्जाम इतना आसान थोड़े देगा। ऐसा नहीं है ना कि दे देगा लॉलीपॉप ले लो भैया, हवा में लॉलीपॉप मिल रहा है, नहीं है ना करेगा। तो ऐसा नहीं करेगा। तो देखिए हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं सुनिएगा। इनको कर देंगे 5a, इसको कर देंगे 4a। कहेंगे कहां से? जंतर मंतर से? नहीं, जंतर मंतर से नहीं, अपना मंतर से। देखिएगा कैसे 4a + 1/5a। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 है। अगर ये हम 4 हटाना चाहेंगे तो 4 कहेंगे सर नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। 4 कटेगा और ये 5 हटाना चाहेंगे तो ऊपर 5 आएगा, यानी 5/4 से गुना कर देंगे। ये वाले सेम कंडीशन उसमें बदल जाएगा। तो इधर जब करेंगे तो इधर भी करेंगे, बोथ साइड तो करना पड़ेगा। घर में 2 मेहमान है भैया, एक को रसगुल्ला खिलाओगे, एक को सत्तू खिलाओगे, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथी ध्यान रखिए 5/4 उधर करेंगे तो 5 इधर भी 4 करेंगे। कहेंगे सर कैसे जान गए? हम सोचे 4 को उड़ा दें, तो 4 उड़ाने के लिए नीचे 4 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 5 आना चाहिए तो 5 गुना कर देना है। ये भैया 5 उड़ जाएगा तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा? नीचे 4 आ जाएगा। ये 5 उड़ गया तो इसका मतलब हमारा 1/4 यहाँ 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों कटाते हैं इसको। गुना करेंगे, कटाएंगे, ये कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, अभी गुना कर देते हैं ना, तो आप लोग कहिएगा कैसे हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों डायरेक्ट लिखे कि इनडायरेक्ट, तो 5/4 गुना 4a। बोलिए यस सर, प्लस 1/5a गुना क्या है? 5/4 है। बिल्कुल है। ठीक है, और ये कहां से आ जाता है भाई? देखो अब बराबर यहाँ 4 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 5a + 1/4a बराबर 25। अब बताइए ऐसा आ गया भाई? ओ 25 कहाँ? 5 है। अरे भाई ये तो आग लग गया। ये ध्यान रखिएगा, ये 5 है और यहाँ 5 हम स्क्वायर कर दिए मने में बोथ साइड। इतना दूर तक मेरे प्यारे साथियों किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब एक समझिएगा, बोथ साइड स्क्वायर करिए तो 5a + 1/4a का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करिए। ठीक है, अब देखिएगा a + b का होल स्क्वायर 25a²। कहेंगे यस सर। b² 1/16a²। यस सर। प्लस 2ab, 2a के जगह 5a। कहेंगे यस सर। b के जगह 1/4a। यस सर। अब बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ इधर से लकीर खींच दिए एकदम मिल ना जाए, तो यहाँ पे हमारा हो गया 25a² + 1/16a² बराबर मेरे प्यारे साथी ये ए कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी 5/2 उधर घटेगा, 25 में घट जाएगा 5/2 जा करके। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, लकीर खींचने के चक्कर में हम लकीर खींच दिए। देखिए ऐसे दबा के खींचो भाई। यहाँ पे क्या है? 5/2 उधर घट जाएगा, तो इसका मतलब मेरे प्यारे से 25 दूना 50 में 5 चला गया, 45/2 होगा। और 45/2 कहीं ऑप्शन है तो कहेंगे यस सर, हमारा आंसर क्या है? दूसरा नंबर है। चलिए बहुत ही सुंदर, फुल मजा है सर ये। चलिए दे चलिए एकदम मेरे प्यारे साथियों लगे रहिए। बहुत ही सुंदर, एकदम कड़क सवाल था मेरे प्यारे साथियों। कड़क कड़क मतलब अच्छा सवाल था। चलिए अगले सवालों की ओर चलते, क्या कहता है सुनेंगे। भैया ये इंग्लिश आ गया, ये आप देख लीजिए आंसर क्या होगा, हम लगवा देते हैं। आप सब इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
हम इंग्लिश को स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि भैया इंग्लिश बताना नहीं है हमको, हम बताएंगे सारी चीजों को, लेकिन इंग्लिश छोड़ दे रहे हैं। बाद में हम आपको इंग्लिश टीचर से इंग्लिश पढ़वा देंगे, ये निश्चित रखेंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर। भैया सिल्वर आयोडाइड तो कृत्रिम वर्षा होता है, सिल्वर आयोडाइड तो कृत्रिम वर्षा होता है ना, ये तो गलत है, ये वाला तो सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा आप कराते हैं, और सिल्वर क्लोराइड को तो हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। उल्टा दे दिया भैया ये, इसका मतलब इसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर। ठीक है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोलेंगे, और यदि आए कृत्रिम वर्षा तो गलत है, वो सम्मिलित नहीं है। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड दिया है भैया क्या? फिलास्फर ऊन। तो फिलास्फर ऊन जिंक सल्फाइड होगा नहीं, फिलास्फर ऊन का जो होता है क्या होता है पता है? जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड होता है भैया किसका? फिलास्फर ऊन का जिंक ऑक्साइड। तो ये जिंक सल्फाइड आएगा नहीं। जिंक फास्फाइड चूहे का विष, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपका जिंक फास्फाइड चूहे का विष। आंसर लगा दो आप, जिंक फास्फाइड चूहे का विष सही सम्मिलित है। अगर आपसे पूछेगा सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड कहेगा तो हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, और फिलास्फर उनके लिए जिंक ऑक्साइड होता है। भाई आंसर एकदम फटाफट आप सब लगा दो, मजे से भाई लगा दो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मजे से एकदम भैया लगा दो साफ साफ। तो आप जान गए हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है, ठीक है, और कहा जाता है भैया सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा कहा जाता है भैया, ठीक है। चलो उसे वर्षा भी कराया जाता है। चूहे का जिंक फास्फाइड हो गया, फिलास्फर को जिंक ऑक्साइड हो गया, एकदम कड़क है। मूसा का दवाई है, बिल्कुल ये मूसा का ही दवाई है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चूहे को भी, चूहे को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं ना, बहुत ही सुंदर एकदम। 36 नंबर मेरे प्यारे साथियों, आंसर दे दीजिए, 36 का दे दीजिए। कहता पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? भैया चंद्रयान 3 चंद्रमा आ जाए मेरे प्यारे साथियों, बहुत गर्व की बात है। चंद्रयान 3 हमारे साउथ पोल यानी लैंड हो गया भैया सफल, तो कम बड़ी बात है। और हमारे देख रहे हैं कुछ क्या कहते हैं, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहेंगे सर सेलोलोनोजी, सेलोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों सेलोनोलॉजी यहाँ है ऑप्शन, हेलोग्राफी, केकालॉजी, हेरालॉजी, हिंदी लिखा है अटपटा, सेरानलॉजी, यानी सेलोलॉजी लिखने के चक्कर में लिख दिया है सेरानलॉजी, यानी आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। यानी पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है उसका अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? सेलोलॉजी कहलाता है, और यहाँ पे मिलता जुलता इसका आंसर है, लगा दीजिएगा। हेलोग्राफी आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, हेलोग्राफी जो है त्रिविमीय चित्र को जो है यानी अध्ययन किया जाता है, 3D फिगर जिसको कहते हैं हेलोग्राफी, हेलोग्राम देखते हैं ना, हेलोग्राफी से त्रिविमीय चित्र का अध्ययन किया जाता है। और यह है केकालॉजी नहीं, केलोलॉजी होगा भैया, केलोलॉजी, केलोलॉजी, यानी केलोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है बताइए आप सब? तो केलोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? आप सब फटाफट बताइए, तो केलोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो कहेंगे कि मानव सुंदरता का अध्ययन, यानी कि जानते हैं ना इसमें मानव सुंदरता का अध्ययन भैया, मानव सुंदरता, सुंदरता का अध्ययन किया जाता, मानव सुंदरता का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, मानव सुंदरता का अध्ययन किया जाता है केलोलॉजी के माध्यम से, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और जानते हैं हेरालॉजी, हेरालॉजी क्या है? समय मापक, समय मापक, हेरालॉजी समय मापक अध्ययन, समय मापक, पापक ने लिख दो, समय मापक अध्ययन, तो याद रहेंगे आप सभी को। चलिए फटाफट मेरे प्यारे साथियों सभी जगह पहुंचा दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत दूर दूर तक पहुंचा दीजिए। विद्युत मोटर विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण, बर्नौली का सिद्धांत, उष्मागति का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो मेरे प्यारे साथियों विद्युत मोटर विद्युत जनित जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर फटाफट बता दीजिए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे प्यारे साथियों, बता दीजिएगा। तो कहेंगे सर ये इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मेरे प्यारे साथियों कहेंगे संवेग संरक्षण, तो आपको पता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे प्यारे साथियों रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा भी जाता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मेरे प्यारे साथियों बर्नौली का सिद्धांत जो है किस पर कार्य करता है? तो आपको पता है वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पर
पर कार्य करता है। और उष्मा गति का भैया बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बता दे कि ये हो गया भाप इंजन, हो गया आपका जो है भाप इंजन। मेरे प्यारे साथियों, भाप इंजन जो है वो कार्य करते उष्मा गतिकी का सिद्धांत। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे क्या कहता है, वो यही चीजों का वर्णन हम दे दिए हैं। विद्युत जनित और विद्युत मोटर दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। भाप इंजन जो है उष्मा गति का सिद्धांत पर कार्य करती है। परमाणु भट्ठी जो है भैया नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी नाभिकीय विखंडन परमाणु भट्ठी। रेडियो एवं दूरदर्शन जो है चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी अभी रॉकेट के बारे में जाने, अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है इंपॉर्टेंट है, क्वांटम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपका आंसर मेरे प्यारे साथियों सामने है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। भैया ये रेलवे का मुख्यालय एक आया है, इस पे अगर एक वीडियो हम एक दिन क्लास लेंगे मुख्यालय तो बता देंगे मेरे प्यारे साथियों इसके बारे में। वर्तमान में जो है मेरे प्यारे साथियों 19 रेलवे जोन है। वर्तमान में क्या है, 19 रेलवे जोन है। इससे पहले 18, उनसे पहले 17 था। और मेरे प्यारे साथियों 17 के बाद तटीय जनते तटीय यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय जोड़ा गया, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। कोंकण रेलवे का जो है इसमें मुख्यालय जोड़ा गया, यानी 2 मुख्यालय जोड़ने के बाद ये टोटल 19 अभी है। कितना है, 19 है। यानी टोटल अगर रेलवे जोन की बात करें कितना है, 19 है। 18 नहीं मारिएगा, बहुत सारे बुक अभी भी 18 लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। टोटल रेलवे जोन है जो 19 है। और इसमें कह रहा उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर में जानते हैं मेरे प्यारे साथियों दिल्ली है और दक्षिण में चेन्नई है। तो हमारे पास भाई नई दिल्ली हमारा इसका आंसर है, तो 38 का पहला लगा देंगे, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, आप सब अपना अपना बता सकते हैं किस जोन में रहते हैं, किस जोन के अंतर्गत आप सब आते हैं मेरे प्यारे साथियों, जरूर अपना अपना बता सकते हैं यहाँ पे। तो क्लियर हो गया, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। चलिए बहुत ही सुंदर, एकदम कड़क। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे से, मौर्य वंश का अंत करके किसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी। मेरे प्यारे साथियों मौर्य वंश का अंत हुआ था और किसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी। इसमें आंसर जो ऑप्शन है, वृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग, सिमुक या शांतमूल। एकदम आंसर आप सब इसका जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, उस समय क्या होता था, जब जो शासन करता था वो चाहता था, जो शासन करता था और जो उसका उत्तराधिकारी जैसे मतलब सेनापति होता था, समझिएगा, जो शासन करता था और जो उस समय सेनापति होता था, सेनापति के मन में यही विचार चलता था, क्या विचार चलता था पता है, कि भैया इसको कब लुढ़का दो जो ये हट जाए और हम इसके गद्दी पर बैठ जाए। तो वही बात है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो वृहद्रथ था। कौन था, वृहद्रथ था। उनकी हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग द्वारा, हत्या हो जाते हैं उनका, और ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। जो वृहद्रथ का सेनापति कौन थे, यानी कि सेनापति, वृहद्रथ का सेनापति कौन थे मेरे प्यारे साथियों, वो पुष्यमित्र शुंग था। यानी पुष्यमित्र शुंग था किसका सेनापति, वृहद्रथ का सेनापति था। और इसी ने इसका हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है मौर्य वंश का अंत करके किसने एक नए राजवंश की स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और मेरे प्यारे साथियों किस वंश का स्थापना किया था, तो आपको पता है शुंग लगा हुआ भैया, तो भैया शुंग वंश का स्थापना किया था, शुंग वंश का स्थापना किया था। अब बताएंगे कितने ईस्वी में किया था, तो पता है आप सबको मेरे प्यारे साथियों 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, यानी उनकी हत्या करके यानी शुंग वंश की स्थापना किया था। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। क्लियर है। चलिए बहुत ही सुंदर एकदम मेरे प्यारे साथियों। और पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी, विदिशा थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, विदिशा। याद रखिएगा इसकी राजधानी कहाँ थी, विदिशा। इसको आप साकेत भी कह सकते हैं, विदिशा, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों यही अपने जो है शासन काल में 2 यज्ञ कराए थे, अश्वमेघ यज्ञ 2 कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए आंसर लेते हैं अगले प्रश्न का। भारत का मैकियावेली कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में कितने भाग थे। मेरे प्यारे साथियों भारत का जो मैकियावेली कौटिल्य, जिसको भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, आप जानते हैं। और वही चाणक्य का एक नाम मेरे प्यारे साथियों क्या है, कौटिल्य भी है। चाणक्य का एक नाम क्या है, कौटिल्य भी है। उसी को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। और उसका जो अर्थशास्त्र था मेरे प्यारे साथियों, उसमें कितने भाग थे, 15, 180 यानी 20 या 7। तो बताइए कितने थे, तो कहेंगे सर भाग थे 15, यानी भाग थे 15। और उपभाग की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों
उसमें उपभाग थे कितना 180 थे। और जानते हैं जो आपका मैकियावेली जो है भारत का, उसको कौटिल्य कहते हैं, उसका अलग अलग नाम है, चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, अंशु भी है। यानी उसको चाणक्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, अंशु भी बोला जाता है। किसको? कौटिल्य को, यानी चाणक्य को। बात एकदम समझ रहे हैं। और भाग कितना 15, उपभाग कितना 180। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों देखते हैं। चाणक्य जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता बिल्कुल है। अन्य नाम इसका कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, अजय, अंशु है। पिता जो है चनक निषाद है। चाणक्य का अर्थशास्त्र में क्या क्या है पता है? कुल भाग 15 है, उपभाग 180 है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। शैली जी है, शैली जो है चंपू शैली के अंतर्गत है ये। और विषय जो है राजनीतिक शास्त्र है, यानी इसका जो अर्थशास्त्र ये है, जो राजनीतिक विषय पर पूछा भी जाता है कि भारत का जो है मैकियावेली द्वारा जो हमारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, जो अर्थशास्त्र वर्णन है, वो किस विषय को निर्देशित करता है? तो राजनीतिक शास्त्र को करता है। और चंपू शैली जो है ये गद और पद दोनों से बना है। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्लियर है? एकदम देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न आ जाए तो उड़ा दीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया महादेश के किस दिशा में अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं, इस चीजों को समझिएगा। यानी ग्रेट बैरियर जो है रीफ ऑस्ट्रेलिया महादेश में आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश आपको पता है यानी कि सबसे छोटा महादेश है। यानी विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश है। और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, यानी अगर इधर ऑस्ट्रेलिया है तो इधर के उत्तर पूर्व में जो है मेरे प्यारे साथियों, वो वहां पे ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ है। ठीक है, बैरियर रीफ है। चलिएगा, अब ग्रेट बैरियर रीफ जो है मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा दीवार मूंगा दीवार कहा जाता है। मूंगा दीवार, मूंगा दीवार, मूंगा समझ ना? विश्व का सबसे बड़ा मूंगा दीवार कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसको आप कहते हैं क्या? मूंगा चट्टान भी बोलते हैं। तो भैया ये कहाँ है? उत्तर पूर्व में। 41 का लगा के आ जाइए एकदम फटाफट। तो हम समझ सकते हैं विश्व का सबसे छोटा महादेश है ये ऑस्ट्रेलिया, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसको सबसे बड़ा मूंगा चट्टान या मूंगा जो बोल सकते हैं, दीवार बोल सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो एक बहुत बड़ा मूंगा चट्टान है और सबसे अधिक लंबाई का भी है। और ये कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? तो ये कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। इसकी लंबाई कितना है पता है? लिख देते लंबाई अगर देखा जाए तो 1900 किलोमीटर इनकी लंबाई है। क्या है? 1900 किलोमीटर इनकी लंबाई है। और इनका जो है खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का मेरे प्यारे साथियों खोज किसने किया था? तो कुक ने किया था। इनकी खोजकर्ता कौन थे? कुक थे। कौन थे? कुक थे। चलिए बिल्कुल हो गया आंसर इसका। आगे मेरे प्यारे साथियों देखते हैं अगला जो है क्या है। अगला जो है 42 है। स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है? यानी स्मिथ एस कहता है ये 12 दिन में करते हैं, और अजीत ए जो करते हैं कितना दिन में? 18 दिन में करते हैं। और इसका मतलब टोटल वर्क तो कुछ ना कुछ होगा तभी तो करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी इसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 12 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूना 36। यानी समझ रहे हैं बातों को? टाइम एंड वर्क पिछले भी क्लास में हमने बता दिए थे, तो यहाँ भी आ रहा है। तो डायरेक्ट फास्ट बनाइए आप सब। अब मेरे प्यारे साथियों कहता है यदि एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं तो कार्य अभी कितना बचा है? अगर एक दिन में ये 3 कार्य करेंगे, एक दिन में ये 2 कार्य करेंगे, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य करेंगे एक साथ एक दिन में। कितना दिन कार्य करता है भैया? 4 दिन कार्य करता है। तो कितना कार्य होता है? 5 चौक 20 कार्य होता है। यानी टोटल कार्य कितना था? 36। 36 में कितना कार्य हो रहा है? 20 हो रहा है। ये कार्य हो रहा है। क्या कार्य नहीं हो रहा है? जो कार्य शेष बच रहा है वो चाहिए। यानी टोटल काम कितना है? 36। 36 में से 20 काम हो गया, कितना काम बचा? 16 काम बचा कि नहीं बचा? तो कहेंगे सर 4 चौक 16, 9 चौक 36, यानी 4/9 काम शेष बचा हुआ है। 4/9 लगा देंगे आप। दूसरा नंबर आंसर एकदम फटाक से। नहीं कर पाए थे, आज जरूर कर लेंगे आपका नंबर सेव हम। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला जो सवाल है क्या है? नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इसका आंसर एकदम आप बारीकी से देखिएगा, मजा आ जाएगा, आंसर बताना है इसमें। यहाँ पे जो है कहता है कि नदियों के उद्गम स्थल के संबंध लेते कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, कौन सही नहीं है। महानदी कह रहा है सिंघवा पहाड़ी, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी पहाड़ी, कृष्णा छोटा नागपुर का पठार, साबरमती देवर झील। तो मेरे प्यारे साथियों, महानदी के बारे में सबसे पहले जानिए, बिल्कुल सही है, सिंघवा पहाड़ी से ये नदी निकलती है, इसका उद्गम स्थान वही है। यानी महानदी जो निकलती है तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से, मेरे प्यारे साथियों कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से, छत्तीसगढ़ ना, चलिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से, मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ के रायपुर से, यानी कि महानदी सिंघवा पहाड़ी से निकलती है। रायपुर के समीप एक जिला है, तो मेरे प्यारे साथियों जिला कौन है पता है, तो हम लिख देते हैं धमतरी जिला है, धमतरी जिला है, धमतरी जिला है, वहां से निकलते हैं वो नदी। और किस पहाड़ी से, सिंघवा पहाड़ी से निकलते हैं, सिंघवा पहाड़ी से निकलते हैं। यानी कि पूछा जाए महानदी के बारे में तो समझिएगा यहाँ पे, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर से, धमतरी जिला से, सिंघवा पहाड़ी से कौन निकलते हैं, महानदी निकलते हैं, यानी ये सम्मिलित है। कावेरी नदी जो है मेरे प्यारे साथियों वो ब्रह्मगिरी पुष्पगिरी से निकलती है, यानी कावेरी नदी जो निकलती है, तो आप जानते हैं कावेरी कर्नाटक यानी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, यानी ये कर्नाटक में पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी से भी ये निकलती है, उसी की जगह पे ब्रह्मगिरी है, तो ब्रह्मगिरी से ही निकलती है कावेरी नदी। कृष्णा छोटा नागपुर का पठार, भैया ये गलत है, कृष्णा नदी छोटा नागपुर के पठार से नहीं निकलते हैं, तो सम्मिलित ये नहीं है। हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा। चलिएगा तीसरा नंबर मेरे प्यारे साथियों आ जाएगा। क्वेश्चन जो है हमारा जो है, या तीसरा नंबर कहता है कि कौन सा उद्गम स्थल संबंधित नहीं है, तो कृष्णा जो है नहीं, कृष्णा जो है कहां से निकलती है, तो कहेंगे कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, वलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती है। कौन नदी, कृष्णा नदी, कहां से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी है, जो यहाँ दिया है छोटा नागपुर का पठार, इसका मतलब ये सम्मिलित नहीं है। साबरमती जो है देवर झील से निकलती है, बिल्कुल सही है, देवर झील जो उदयपुर में है, यानी वहीं से भैया निकलती है साबरमती नदी, यानी ये भी सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। कोई कुछ कह रहे थे, क्या लिखा है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। सर कौन सा क्वेश्चन बैंक का बात कर रहे हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे साथियों, जितना चीज अभी कर रहे हैं अगर इसको करते रहिएगा निश्चित आपका तैयारी हो जाएगा। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको लगभग 30 सेट करा सकेंगे, और 30 सेट अगर करा दिए तो अच्छे से आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपका है प्रैक्टिस जितना करना है, जैसे कि आप सेट मारोगे भैया मारो, वहां पे क्वेश्चन मिलेगा तो आप हमसे पूछिएगा, एकदम आराम से हो जाएगा, टेंशन क्या लेना। लोक लेखा समिति कितने सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं, भैया सबसे बड़ी बात है सुनिएगा, जो लोक लेखा समिति है उसमें जो है सदस्य होते हैं दोनों सभा का। कौन कौन, एक होते हैं मेरे प्यारे साथियों राज्यसभा का, और इनमें सदस्य होते हैं लोकसभा का। यानी इनमें जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों जगह से होते हैं। तो राज्यसभा से और लोकसभा की बात आ रहा है, तो राज्यसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, तो कहेंगे सर लोक लेखा समिति में टोटल जो होते हैं वो 22 होते हैं सदस्य। 22 में से 15 जो आता है लोकसभा से आते हैं, और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या, तीसरा नंबर हो जाएगा। तो आप तीसरा आंसर एकदम आसानी से लगा देंगे। और मेरे प्यारे साथियों लोक लेखा समिति जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बन कहा जाता है। जो लोक लेखा समिति है वो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बन कहा जाता है, और इसका जो है कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलिएगा शिवम जी अगर कुछ बात और है तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं आप। चलिएगा हाँ, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन कराना है, यानी सिर्फ क्वेश्चन पे टिक लगा देना है, विस्तार नहीं करना है। बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों क्या अगर इसका विस्तार से करके चलेंगे या आपको डायरेक्ट टिक लगाते हुए सेट निकलवा देंगे, बोलिए, जैसा कहिएगा वैसे कर देंगे। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है। वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, वाणिज्य के बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। यानी जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपातों में वृद्धि की घोषणा करता है तो भैया निश्चित रूप से वो अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी, तभी जाकर के घोषणा करते हैं। चलिएगा
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है? अनामिका किसकी कृति है भैया? अनामिका जो कृति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अनामिका जो पुस्तक लिखा गया है, कृति है, वो किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और उसका एक और प्रचलित है परिमल, ठीक है, परिमल पूछा जाएगा किसका कृति है, तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही है। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम का सिद्धांत है? बायल का, चार्ल्स का, एवोगाड्रो का, गे-लुसाक का नियम है। एक चीज मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, हमने बताए थे जब स्थिर ताप हो तो बायल होगा, जब स्थिर दाब हो तो चार्ल्स होगा। बायल मतलब अंडा उबालने की जब बात हम कर रहे थे, यानी कि जो है बायल का नियम, यानी स्थिर जब ताप हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, तो भैया बायल का नियम है। जब स्थिर दाब हो जाए तो कहेंगे, और ताप विकर्मानुपाती हो जाए, भैया चार्ल्स का नियम है। जब समान ताप समान दाब सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान हो तो उसको कहते हैं एवोगाड्रो का नियम। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, एवोगाड्रो का नियम। तो वही तो करा रहे शिवम बाबू, वही करा रहे शिवम बाबू, वही करा रहे हैं। इसीलिए आपको जो है जितने भी करा रहे हो सारे का सारे सेट ही करा रहे हैं। इसीलिए आप टेंशन ना लीजिए मेरे भाई। आप ये लग रहा है कि क्या हम अपने से सारे सेट का, सारे सेट के निचोड़ आपके सामने है, प्रश्न संख्या सब साथ है ना। चलिए एकदम, इसीलिए कहते हैं भैया जरूर बनाइए। कोई भी वो सेट जो है किसी पब्लिकेशन के ही द्वारा निकला होगा, कोई ना तो कोई छापा ही होगा, तो कई कोई टीचर ही उसको एडजस्ट किया होगा ना। तो भैया कोई टेंशन ही नहीं है, पूरे का पूरे बना डालो, तो 2-3 सेट बना डालो, 2-3 राइटर का मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है सुनिएगा। कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में तो कास्टिक सोडा उपयोग होता है, जिसका भैया कास्टिक सोडा को कहते हैं NOH, कहते हैं NOH, पढ़ाए थे पिछले क्लास में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है भाई, यानी साबुन बनाने में करते हैं। पेट की अम्लता दूर करने में तो कास्टिक सोडा नहीं करते हैं। पेट भैया अम्लता दूर कहां से करेंगे कास्टिक सोडा का? पेट्रोलियम साफ करने के लिए कास्टिक सोडा है, कपड़ा एवं कागज बनाने में कास्टिक सोडा है। तो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका बी नंबर हो जाएगा। पेट की अम्लता को यानी कि दूर करने के लिए यानी कास्टिक सोडा का उपयोग हम नहीं करते हैं। सर क्वेश्चन बैंक का 60% एग्जाम से आता है, रेलवे का वैकेंसी। सर क्या लिखे भैया, रेलवे का क्या लिख रहे हैं आप? रेलवे का सर्वे आज क्या कितना बजे चलता है? रेलवे का वैकेंसी कब तक आने वाला है? सर आने वाला है रेलवे का वैकेंसी, उसके लिए चिंता ना करिए मेरे प्यारे साथियों, लगे रहिए, ठीक है। पेट की अम्लता दूर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कहते हैं MgOH का होल 2, यानी इसका जो पूछा जाएगा पेट की अम्लता को दूर कैसे किया जाता है, किस रासायनिक से, तो कहेंगे मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल 2, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। वो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग यानी इसका व्यवहार किया जाता है। और कास्टिक सोडा को साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में किया जाता है। बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं MgOH का होल 2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेट की अम्लता दूर करने में। क्लियर है? चलिएगा मेरे प्यारे साथ, ITI भी खोजेगा, बिल्कुल ड्राइवर और टेक्नीशियन के लिए ITI जरूर खोजेगा। अगला मेरे प्यारे साथियों क्या है, यह रासायनिक जैव संदेश वाहक है जो शरीर द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा विपरीत प्रजाति से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए स्रावित करते हैं। यह क्या है? तो यह भैया फेरोमेन्स है। तो आंसर हो जाएगा आपका फेरोमेन्स। आंसर लगा देंगे, आंसर क्या लगा देंगे? फेरोमेन्स लगा देंगे। ये जो है कीटों का एक अभिलक्षण गुण है। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? भैया देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो कहेंगे कि सर 7.04% है, यानी 74.04% है। और यहाँ मेरे प्यारे साथ रिलेटेड कर देते हैं कि आप जानते हैं कि भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है बताइए? तो कहेंगे सर केरल है, लगभग 93.91 यानी 794 यानी 94% जिसको आप बोल सकते हैं। दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप है जो 92% के साथ है। और अंतिम में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो हमारा बिहार है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों 61 या 63 के आसपास परसेंटेज है ना। चलिए
बिल्कुल सही है, सबसे कम साक्षरता वाला रहे। तो भैया 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 36 है, बहुत सुंदर प्रश्न है। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 36 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? ये मेरे प्यारे साथियों लास्ट प्रश्न है। आज रहने दें कि कल को बताएँगे, ये प्रश्न कल ले बताएँगे आप सभी को, क्या? मज़ा आ जाएगा भई, कल से चलेंगे हम लेकर के। आज इतना ही रहने दें, क्या बोलिएगा? 50 क्वेश्चन हम करा दिए हैं, 51 से लेकर के 100 बचा है, वो आज करा देंगे, तो आपको लगभग 1.5 घंटा और समय देना पड़ेगा, यानी कि 10 बजे तक देना पड़ेगा। अन्यथा मेरे प्यारे साथियों, करा देंगे कल, आप डिसाइड कीजिए, 1 मिनट आपको टाइम दिए हैं। बिहार का वो ठीक है, लेकिन हम बोले कि सबसे कम साक्षर राज्य जो है हमारा बिहार है और सबसे अधिक जो है केरल है। सर कुछ बता रहे थे उस टाइम, क्या बता रहे थे बोलिए, बोलिए? ओह! उस टाइम, उस समय बात कर लेंगे बाद में। सिर चलिए बिल्कुल, इतने रहने देते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा आप सभी को क्लास ज़रूर बताइएगा और कहिएगा कि मेरे प्यारे साथियों, हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से पहली बार आए हैं लेकर के बिहार पुलिस, ठीक है? और बाकी ऑफ़लाइन तो आप जानते ही हैं कि कैसे में चलता है, वो तो सब जान रहे हैं कि जब बिहार पुलिस का रिज़ल्ट गर्दा उड़ गया था। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 21,000 वैकेंसी है, गर्दा उड़ जाए। मेरे प्यारे साथियों, एकदम लगातार बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो चल रहा है क्लास, हम कहते हैं खुद आपको कि अच्छा क्लास चल रहा है, क्वेश्चन सब एकदम ज़बरदस्त है, कम से कम इतना सेट बना लीजिएगा मेरे प्यार से, तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। ग्रुप में बनाने से मज़ा आएगा और जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, मारते होंगे आंसर की, पहले आप तो जानते होंगे कि ये होगा, फिर हम आंसर बताते होंगे तो लगता होगा कि ये मिल गया, फिर लगता होगा कि नहीं मिला, आखिर क्यों गलती हो गया, फिर पढ़ेंगे, ऐसा फ़ील होगा ना, तो कहते हैं ना अपने तैयारी करने की ललक बढ़ जाएगा और जब ललक बढ़ जाएगा, तो भैया ज़बरदस्त हो जाएगा। एक वो कहावत आप सुने हैं ना कि मेरे प्यारे साथियों, जब हम बचपन में खेलते थे ना, तो कहते थे मम्मी बेटा खा लो ना, तो बोलते थे मम्मी बाद में खा लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे से जब पेट में ज़्यादा भूख लग जाता था तो दौड़ के आते थे और कहते थे मम्मी खाने दो, अब जल्दी खाने दो, बर्तन-वर्तन पटकने लगते थे, ऐसा फ़ील होता था ना। तो भैया हम लोग को अभी पेट में भूख लाना है। पेट में भूख कहाँ से आएगा? जब आप सेट बनाओगे, जब लगेगा कि इस बार नौकरी लेना है तो पेट में भूख आएगा भैया, तो बहुत सारे सेट को बनाएँगे। जब सेट का सवाल नहीं बनेगा, मेरा एक नंबर है, आप ज़रूर नोट करिएगा। लेकिन हम मेरे प्यारे साथियों ड्यूटी वाला ये नंबर नहीं देते, आपको बढ़िया नंबर देते हैं। 82 10 84 30 99, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्यूटी टाइम में हमें परेशान ना करिएगा थोड़ा, और ये कोशिश रखिएगा कि इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि डिले हो सकता है, क्योंकि ड्यूटी से आते हैं, क्लास का सेटअप-वेटअप करने के बाद अकेले हैं तो सारा चीज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करके आज शाम तक 1 दिन तक, 1.5 दिन तक ज़रूर आपको दे देंगे। निश्चित रहिएगा, इतना ज़रूर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर जोड़ दीजिएगा इसमें संख्या बच्चे भाई को। सर क्लास कितने बजे लेते हैं? शिवम जी, क्लास हमारा जो चलता है वो 7 बजे से स्टार्ट होता है और 50-60 क्वेश्चन आते-आते 8:30 बज गया, तो अभी पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर बाकी आप सबों के साथ लगातार एकदम चलेंगे ज़रूर। तो चलिए, बहुत ही सुंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, शुभ रात्रि, आप सबको एकदम नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस बार बिहार पुलिस में रिजल्ट आप लोग ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। हमारे कहते हैं कि वो शादी कर लीजिए सर, शादी करने से क्या हो जाएगा? दुःख तकलीफ खत्म। कौन कहता है मेरे प्यारे साथी शादी करने से दुःख तकलीफ खत्म हो जाता है? इस बार ज़रूर आप लोग का सिलेक्शन होगा और आपका जो है 20% वाला चाय पिएँगे ना हम, तो सारा दुःख तकलीफ मेरा दूर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर मेरा दुःख तकलीफ दूर करना चाहते हैं तो इस बार जॉब लेकर के 10% का नहीं 20% का चाय पिला दीजिए। चौक चौराहे पर जब बैठ जाए और आप बिहार पुलिस बन जाए तो कहते हैं मेरा दुःख सब खत्म हो जाएगा। ठीक है? नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए धन्यवाद।